द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग कल पढ़ लिए थे कूलाम के नियम तक का। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, जिसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे कि कहीं पर भी दो बिंदु आवेश है, अगर दो बिंदु आवेश है, कहीं पर आवेश Q1 और आवेश Q2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित है तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, फार्मूला देख लेते हम लोग क्या आता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 और अपान में क्या आता है r²। ये हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो अब यहीं से हम लोगों को सवाल लगाना है। अब सवाल लगाने के लिए यहाँ देख लेंगे, जहाँ अगर बात किया जाए तो F क्या है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, ये बल। इसका मात्रक हमेशा किस में होना चाहिए, तो न्यूटन में होना चाहिए। और Q1 और Q2 की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, आपके आवेश है। Q1 और Q2 क्या है, तो ये दोनों आवेश है। आवेश का जो मात्रक है वो किस में होना चाहिए, कूलाम में होना चाहिए। तीसरी बात देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया, आर दिया। आर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी है। और दूरी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ध्यान दें, कन्वर्जन कई बार दिक्कत होती है। अब इसमें क्या है, अगर कहीं आपको दिखेगा सेंटीमीटर, यानी आर का मान कभी भी दिया जाए तो मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर में दिखे तो सेंटीमीटर को हटाने के लिए किससे गुणा करा देंगे, 10⁻⁻2 से। और अगर आपको कहीं दूरी दिख जाएगा मिलीमीटर में तो मिलीमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कराएंगे। और आगे जो भी मिलेगा वहाँ हम देखते रहेंगे कहाँ क्या चेंज करना है। अब आगे हम लोग इस सवाल को, तो यहाँ क्लियर है, अब दो आवेश होंगे, बीच की दूरी होगी। अब आगे हम देखेंगे कि हमें एक सवाल देख रहा है, दो बिंदु आवेश हैं +9e तथा e। तो आप इसी फॉर्मेट पे देखेंगे, क्या है, आवेश दिया है +9e, फिर कह रहा है एक आवेश कौन सा है, +e है। ये दोनों क्या है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, यानी दूरी दिया गया, आपको मान कितना दिया गया है, ए पे सेपरेट है। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच एक बिंदु आवेश क्यों रखना। अच्छा, अगर हमें केवल ये पूछा होता कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो अभी आप डायरेक्ट लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और Q2, बीच की दूरी पता है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल का फार्मूला वो हमारे पास ये रहा। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसा तो कहा नहीं कि इन दोनों के बीच बल बताओ। इन दोनों के बीच अगर बोला होता तो हम इसको कह देते Q1, इसको कह देते Q2, और ये किसका मान हो जाता है, R का मान। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि एक अन्य आवेश क्या रखा गया है, Q रखा गया है। तो आप Q को यहाँ प्लेस करना है, कहीं भी कराना है, तो आप मान सकते हैं चाहे इससे x दूरी मान लेंगे और चाहे इससे x दूरी मान लेंगे, आप दोनों के लिए स्वतंत्र है। तो हम मान लेते हैं कि जो 9e आवेश है इससे x दूरी पर रख देते हैं। अब अगर इससे अगर हम x दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हम आवेश को रखते हैं Q को, तो अब आप देखेंगे जैसे अगर ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक का दूरी a था, और जब ये x हो गया तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर पूछा जाए तो पूरा a इस तरह घट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका a - x। अब आप क्या देखिए कि जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या उस पर ये बात सेट होता है या नहीं होता है, यानी Q1 होना चाहिए, Q2 होना चाहिए, बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये बात अब आप यहाँ देखेंगे, ये दोनों अगर इनको अलग करके आप लिखने की कोशिश करेंगे तो अब हमें ये पता चल गया जी कि क्या बन गया, 9e और ये हो गया +Q, और इनके बीच की दूरी क्या है, x। देखिए कूलाम का नियम अब यहाँ लग जाएगा, और इनके बीच अब आप लगने वाला बल, अब आप ये कह सकते हैं कि ये किसका मान हो जाएगा, Q1 का, ये किसका मान हो जाएगा, Q2 का, और ये x हम लोग क्या मान लिए, R का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप बल निकालेंगे इन दोनों के बीच, क्या F1 का मान आप मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को लिख लो अलग से। अब जब इन दोनों को अलग से लिखेंगे तो हो जाएगा आवेश Q, और ये हो जाएगा आवेश +E, और बीच की दूरी क्या मिल गया, a - x। अब आप फिर देखेंगे तो यहाँ क्या मिल गया, ये इसको आप Q1 कह सकते हैं, इसको हम Q2 कह सकते हैं, और इसको हम बीच की दूरी है तो क्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं। अब आपको क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें कूलाम का नियम कहीं भी लगाना है तो हमें दो आवेश चाहिए, उनके बीच की दूरी चाहिए, कैसे भी फाइंड करेंगे। अब जब दूरी बच जाएगी तो हम बल निकाल लेंगे। और ये टर्म समझेंगे, कभी भी अगर बोलेगा संतुलन में, तो संतुलन में होने का मतलब है कि जो यहाँ पे बल लगा F1 और जो यहाँ पे बल लगेगा F2, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग सवाल में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा जाएगा, आप सीधा लिख देंगे कि माना आवेश 9e से x दूरी पर Q को रखने पर लगने वाला बल संतुलन में होगा। अब उसके बाद फार्मूला लगाते हुए चले जाएंगे।
तो लिख देंगे माना आवेश Q को 9e से x दूरी पर रखने पर बल संतुलन में होगा। अतः जब बल संतुलन में होगा तो संतुलन क्या कर सकते हैं, जो F1 का मान है वो F2 के क्या करेंगे बराबर, और F का जो मान फार्मूला होता है क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। अब यहाँ से हम देख लेंगे ये F1 कहेंगे, इसके लिए Q1 का मान 9e है, Q2 का मान Q है, दूसरे के लिए देखेंगे ये Q हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो पहले के लिए अगर लिखना होगा तो लोग फार्मूला क्या बन जाता 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में R² बराबर क्या आता 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में R²। अब यहाँ से मान रखेंगे ये हमारा पहला कंडीशन के लिए, तो Q1 का मान क्या हो जाएगा 9e तो हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से 1/4πε काट भी सकते हैं, अब एक लाइन लिख लेंगे तो यह जाएगा 1/4πε0। अब Q1 का मान यहाँ क्या है 9e, Q2 का मान यहाँ पे क्या है Q, R का मान यहाँ पे क्या मान लिए हम लोग x, तो R² है तो x² हो जाएगा बराबर 1/4πε0। यहाँ Q1 का मान क्या है Q, Q2 का मान क्या है तो E, R की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए जब कट रहा है तो काट देंगे तो 1/4πε0 1/4πε0 कट रहा है। यहाँ E से क्या हो जाएगा E कट जाएगा, Q से क्या होगा Q कट जाएगा। अब देखेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा 9/x², इधर हमारा बच जाएगा 1/a माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर 9 लिखा तो क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3/x का होल स्क्वायर। बोले ओपन करेंगे तो यही लिखा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखेंगे तो इसको भी 1 का स्क्वायर वही रहता है, तो a माइनस क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर। अब देखेंगे जब घात बराबर है तो आधार भी क्या होगा बराबर होगा। जब आधार बराबर होगा तो ये बच जाएगा 3/x बराबर 1/a माइनस x। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3a और माइनस 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x बराबर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा x। हमें यहाँ ध्यान देना कई बार लोग a की वैल्यू निकाल देते हैं, बट a हमें दिया है, हम जिसको माने हैं x माने तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें x को सेपरेट करेंगे। जब x सेपरेट करेंगे तो ये 3x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हम ये लिख सकते हैं 3a बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस x। जब जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हम लिख सकते हैं 4x बराबर कितना आ जाएगा 3a, और हमें x निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/4 इंटू a, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे, एक बार इसको देख लेंगे और इसी पर हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ गए कि हमें कूलाम का नियम कहीं भी लगाना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, दो आवेशों और उन आवेशों के बीच की दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग है, इसके ABCD पर आवेश क्या रखा गया है Q। यानी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप चाहे वर्ग पूछा जाए चाहे आयत पूछा जाए, कंसेप्ट आप देख लेंगे, कंसेप्ट सीख लेंगे, सब जगह सेम होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी भुजाएं ABCD, तो आप भुजा कहीं भी किसी भी भुजा को आप मानना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से मान लेंगे ये A है, ये B है, ये C है और ये मान लेंगे क्या है D है। अब कह रहा है प्रत्येक भुजा पर आवेश Q है, यानी यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q है। कह रहा वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी यहाँ पर भी A, इसका भी क्या होगा A, ये भुजा भी क्या होगी A और ये भुजा भी क्या होगा A। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है D पर लगने वाला बल ज्ञात करना। जब D पर लगने वाला बल ज्ञात करना, इसका मतलब हमें जहां पे भी बल ज्ञात करना उसकी डायरेक्ट दूरी चाहिए। तो हमें A, यानी A से तो D की दूरी पता है A है, C से D की दूरी पता A है, बट हमें इस वाले आवेश से इसकी दूरी हमें पता नहीं है। तो आप क्या कोई तरीका है कि यहाँ से इसकी दूरी पता चल जाए? तो जी पता है, क्या हो जाएगा, ये वर्ग है तो ये वर्ग का क्या बन जाएगा विकर्ण, और अगर वर्ग का विकर्ण बन जाएगा तो हम लोग विकर्ण खींच लेंगे तो हमें पता चल जाएगा वर्ग का विकर्ण वैसे होता क्या है, तो भुजा रूट
टू होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विकर्ण अगर ये वाली लाइन अगर आप मैच करा देंगे ये, तो ये हमें क्या पता चल जाएगी, विकर्ण पता चल जाएगा, यानी बी से डी की दूरी पता चल जाएगा। अब अगर हम बी से डी की दूरी लिखेंगे क्या होता है, भुजा रूट टू, तो ये क्या जाएगा विकर्ण ए रूट टू आ जाएगा। जब आपको विकर्ण पता चल गया तो आप निकाल लेंगे ए के कारण डी पर लगने वाला बल, बी के कारण डी पर लगने वाला बल, सी के कारण डी पर लगने वाला बल। तो क्या निकाल लेंगे आप, बिंदु ए पर या बिंदु ए पर आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल, डी पर लगने वाला बल, तो जिसके कारण बल लगता है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एफ डी ए, जिसके कारण ए के कारण डी पर लग रहा है तो डी ए लिखेंगे। अब ध्यान रहे इसमें लोग क्या सकते हैं, इस वाले को अगर आप इसके लिए लिखे हो तो इसको हम Q1 बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, Q2 बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा रहे हैं, हर जगह फार्मूला लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/4πε0, Q1 का भी मान Q, Q2 का भी मान Q, और दूरी जो है वो A है और R स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर भी पढ़ के आए। दूसरा इसी तरीके से हम देख लेंगे किस भुजा के कारण, अब हम निकाल लेते हैं भुजा B के कारण भुजा D पर लगने वाला बल। अब इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 का मान, ये हो जाएगा किसका, Q2 का मान, और जो ये आपका ये किसका मान हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर फार्मूला लगा देंगे तो F किस पर, D पर लगने वाला बल किसके कारण, B के कारण, तो ये फार्मूला क्या जाता है 1/4πε0। अब Q1 का मान भी Q, Q2 का भी मान Q, लेकिन R का मान यहाँ दिया है A√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप निकाल लेंगे किस भुजा के कारण, यानी हम यहाँ पे निकाले भुजा B के कारण किस पर लगने वाला बल, D पर। अब अगला हमें क्या निकाल लेना है, तो C के कारण, अगला आप देखेंगे तो C, जो बिंदु C है, इस C पर उपस्थित आवेश के कारण, तो अभी ये किसका मान हो जाएगा, Q1 का मान, और ये Q2, और ये किसका मान हो जाएगा, R का मान। अब इसके लिए देखेंगे यानी भुजा D पर C के कारण लगने वाला बल, इसका क्या जाएगा 1/4πε0, Q1 भी Q, Q2 भी Q, बटे में यहाँ पे क्या है बीच की दूरी यानी R। अब हमें निकालना है परिणामी बल किस पर, बिंदु D पर। तो हम लोग पता है कि बल इसके अनुदिश होता है, ये सीधे इस तरफ, तो ये बल इधर चला जाएगा, कौन सा, FDA। दूसरा देखेंगे C के कारण जो D पर वो इधर चला जाएगा, FDC। और ये जो हमारा परिणामी बल अब ये बनेगा, और ये बल यही ये वाला कौन सा आ जाता है, तो FDV आ जाएगा। अब देखेंगे तो ये दोनों के बीच कोण 90 अंश, जब भी ऐसा बनेगा वर्ग और आयत पर, तो आप याद रखेंगे कि ये 90 का क्या हो जाएगा, ये 45, और ये आधा क्या हो जाएगा 45। तो वर्ग आयत पे कभी भी बनेगा तो जिस भुजा पर पूछेगा दो भुजाओं के कारण ये 45 में टूटेगा। तो हम निकाल लेते हैं, अतः बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल, तो जो भी परिणामी बल निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F कौन सा, A के कारण D पर लगने वाला बल FDA, प्लस F किसके कारण, B के कारण लगने वाला बल FDB। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जब भी ये टूटेगा इस तरीके के, तो आप देखेंगे जिसके कारण ये एंगल बना रहा है, यानी A के कारण D पर, तो ये कितने अंश का, थीटा बना रहा है, तो इसको लिखा जाएगा cos 45। क्या लिखा जाएगा, cos 45। ये फॉर्मेट होता है और आप तैयार रखें। तो दूसरा देखेंगे B से D के कारण, तो ये सीधे आ रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, FDV लिखा जाएगा। तीसरा फिर देखेंगे FC के कारण जो D पर लग रहा है, ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल यानी 45, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, FDC, और ये क्या हो जाएगा cos 45 अंश। सबका मान पता है, सबका मान क्या करेंगे, रख देंगे। अच्छा आप देखेंगे ध्यान से, तो सब में क्या रहा, ऊपर Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर, सब में देखेंगे आएगा, तो हम कॉमन पहले भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, यानी हम क्या ले लेंगे कॉमन, सब में देखेंगे क्या है 1/4πε0, सब में है तो हम कॉमन ले रहे हैं पहले से। Q स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ओपन करेंगे तो सबका Q स्क्वायर भी क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं पहले। यहाँ देखेंगे तो सब में A, ये ओपन करेंगे तो ये भी A स्क्वायर बनेगा, तो A स्क्वायर भी हम क्या ले रहे हैं, कॉमन। जब A स्क्वायर सब में कॉमन ले लेंगे
तो सब में कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा क्या अब cos 45। बी और डी में देखेंगे तो यहां से 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए गया है, बचेगा क्या √2 का होल स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर या लिख लेते हैं, इसे क्या बच जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। और प्लस इस वाले पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा cos 45 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 45 अंश। अब आप क्या करेंगे, मान रख लेंगे सबका, तो हो जाएगा f बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, cos 45 पता है कितना 1/√2, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और ये क्या होता है cos 45 1/√2। अब ये देखेंगे इसको और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 यानी हर समान है तो अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जब अंश जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो यानी अगर हम 1/2 को पहले लिखें, इन दोनों को देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2, और यहाँ का पर 1 और 1 ये जुड़ जाएगा, यानी f बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो 1/2, इसको देखेंगे तो क्या आएगा 2/√2। अच्छा क्या 2 को √2 इंटू √2 तोड़ सकते हैं, तो हम 2 को √2 इंटू यानी यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। और अगर एक स्टेप और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, और इसको हम क्या ले सकते थे √2 इंटू √2, और अपान में आएगा √2, और एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा √2, और इसका बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, और यही आपका क्या है तो आंसर है। यानी इस तरीके का चाहे आयत पे पूछेगा और चाहे वर्ग पे पूछेगा, इन दोनों पे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए क्या होगा, 2 भुजाओं के कारण लगने वाले बल को हम काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद देख लेंगे ये 45 पे जिन 2 भुजाएं बगल वाली होंगी उनके साथ टूट जाएगा, और ये आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ओवरऑल यही मिलता है कि ये पैटर्न है, ध्यान दें, चाहे वर्ग पूछे चाहे आयत पूछे। अब बी पर भी पूछ लेता, जब बी पर पूछता तो इसके कारण 45 बनता और इसके कारण cos 45 बनता। ए पे पूछता तो हम ए पर भी निकाल सकते हैं, यानी वर्ग पे पूछे और चाहे आयत पे पूछे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अगला टॉपिक आ जाता है परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो यहाँ हमें डेरिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे परावैद्युतांक, ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं हमसे। क्या पूछे जाएंगे इस पे, हमसे इस पर सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और परिभाषा, तो परिभाषा में आप देखेंगे जैसे हम लोग देखेंगे कि कहीं पर भी जो आवेश होते हैं, आप अगर कहीं आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, एक दूसरे से R पर है। अब ये हो सकता है कि ये दोनों आवेश कहाँ उपस्थित हो, निर्वात या वायु में हो सकते हैं। जब ये निर्वात और वायु में होते हैं तब इनमें जो वैद्युतशीलता मानी जाती है 1/4πε, जो लगने वाला बल लिखा जाता है, और ये क्या होता है Q1 Q2 अपान R², जो ये आता है इसी को हम क्या बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसे क्या कहेंगे, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। और अगर इसी आवेश को आप किसी ऐसे जगह पे ले जा करके रख दें जहां निर्वात और वायु की जगह कोई और माध्यम हो, कुचालक में ले जा करके रख दें या कहीं पर धातुओं में ले जा करके रख दें, जब माध्यम को चेंज कर देंगे तो उसे कहा जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, और उसको हम मान लेते हैं क्या है एप्सिलॉन। अब लगने वाला जब बल निकालते हैं तो क्या आता है 1/4π, ऐसे माध्यम में लगने वाला बल हो जाएगा एप्सिलॉन0, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे एप्सिलॉन बोलेंगे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R²। इन्हीं दोनों को जब सॉल्व करते हैं अब देख लेंगे कैसे आता है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, 1 को 2 से यानी F को FM से भाग करेंगे, तो आप देखेंगे जब F को FM से भाग करेंगे तो सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, यानी ऊपर बच जाएगा 1/ε0, और इसमें क्या बचेगा 1/ε। जब इसी को सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा एप्सिलॉन अपान में ε0, और अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो एप्सिलॉन0 हमारा होता है, जो हमारा एप्सिलॉन0 होता है, उस एप्सिलॉन0 को हम लोग क्या कहते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। और अगर देखते हैं हम कि एप्सिलॉन क्या है,
एप्सिलॉन क्या है, तो इसे हम लोग क्या कहें, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे इसको, माध्यम की विद्युतशीलता। इन दोनों का जो अनुपात आता है उसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं। और इस जो परावैद्युतांक है इसको K से भी लिखा जाता है या एप्सिलॉन R से लिखा जाता है। तो हम लोग समझ लेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। देखें तो इसे क्या है, परावैद्युतांक क्या लिखा है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन 0। इन दोनों का जो अनुपात है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का जो अनुपात है यही हमारा क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। तो परिभाषा बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इतना क्लियर होगा। यानी यहाँ से फार्मूला आप याद रखेंगे, के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपान में क्या होगा, एप्सिलॉन 0। अगला देखते हैं। तो इस पर क्या है, हम लोगों को सवाल मिलते हैं। इन पर क्या मिलेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ तक आप समझिएगा। इसके आगे का जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। यहाँ तक आप तैयार कीजिए और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए।